हेलो स्टूडेंट्स। अपने चैप्टर नंबर सेकंड डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर सेकंड इज सॉल्यूशन, है ना। और अभी तक अपन क्या देख चुके हैं इस चैप्टर में? कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस कर चुके हैं, जो जो कंसंट्रेशन टर्म्स आते हैं। उसके बाद अपन डिस्कस कर रहे थे लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर, दैट व्हाट इज लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में भी आपके पास जो फर्स्ट टॉपिक था, दैट इज solubility of solid in liquid. What is the solubility of solid in liquid and what are the factors affecting solubility of solid in liquid? ना उसमें अपन ने देखा कि दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर, है ना। और सेकंड कल अपना टॉपिक स्टार्ट हुआ था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास आ गया था कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स में आपको पता है CO2 गैस प्रेजेंट होती है लिक्विड के अंदर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, उसके भी आपके पास फैक्टर अफेक्टिंग आते हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो वाटर में सॉल्युबल होती हैं, कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं। तो कौन सी गैसेस जो है वाटर में सॉल्युबल होगी, जो आपके पास क्या हो, वाटर में सॉल्युबल कौन सी होगी जो वाटर के साथ रिएक्शन करती है ना। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि H2O है, आपके पास HCl है। ये सब क्या होती है आपके पास वाटर में डिजोल्व होती है। HCl तो नहीं होती। H2O हो गया, सॉरी NH3 हो गया, CO2 हो गया, ये सारी आपके पास क्या रहती है H2O में, यानी कि वाटर में डिजोल्व होती है। उसके बाद अपन सेकंड फैक्टर देख रहे थे, वो कौन सा था अपने पास? टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? थर्ड फैक्टर आज अपने पास आएगा, दैट इज प्रेशर। थर्ड फैक्टर अपने पास कौन सा आएगा? प्रेशर। प्रेशर प्रेशर की बात करें अगर अपन, तो प्रेशर को यानी कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर को किसने एक्सप्लेन करा? हेनरी ने। इसके कारण से इसको अपन हेनरीज लॉ भी कहते हैं, इज ऑल्सो नोन एज हेनरीज लॉ। तो हेनरी ने क्या कहा था, ये सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है और जो काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे, वो आपको हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल्स में मिलेंगे। बहुत इजी सा स्टेटमेंट है। उसने कहा कि मास ऑफ एनी गैस which is present in the liquid at constant temperature is directly proportional to the pressure of gas at equilibrium with liquid. At equilibrium with liquid और at equilibrium to liquid, है ना। कि किसी भी गैस का जो मास है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे उस गैस के प्रेशर के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। ये किसने कहा था आपको? हेनरी ने कहा था। मीन्स M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी P। M is directly proportional to the P, और M is equals to अपने पास क्या आ गया था? K। M is directly proportional to the P और M is equals to क्या आ गया था? Kp। What is M? M is equals to mass of gas, K is equals to constant which is depend on nature of gas, which is depend on नेचर ऑफ गैस। P आपके पास क्या आ गया था? प्रेशर ऑफ गैस। P इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ गैस। यूं भी कह सकते हैं कि इस लॉ के अकॉर्डिंग solubility of any gas at constant temperature is depend on the pressure of the gas which is present with the at equilibrium with the liquid. तो M is equals to अपने पास क्या आ गया? Kp आ गया। ये अपने पास क्या था? हेनरीज लॉ। तो ये solubility of gas in liquid with respect to mass, with respect to क्या है आपके पास? mass, that mass of any gas is directly proportional to the pressure at constant temperature. अगर अपन बात करें solubility with respect to mole fraction, solubility with respect to mole fraction, solubility with respect to mole fraction. According to this
लो, है ना। अपन क्या देख रहे हैं, मोल फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी गैस प्रेजेंट इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ दैट गैस। Directly proportional to the pressure of gas. XA is directly proportional to the PA। और अपने पास क्या आएगा, दैट XA is equals to K dash PA, या अपन इसको क्या लिख सकते हैं, दैट PA is equals to 1 upon K dash XA। 1 upon K dash is equals to known as KH। PA का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, PA equals to KH X। P इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, के एच मल्टीप्लाई बाई एक्स। व्हाट इज पी ए? पी इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, के एच इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट। वैल्यू जो है वो अलग अलग लिक्विड में, अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होती है। डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए जो वैल्यू है के एच की वो आपके पास क्या होगी, डिफरेंट होगी। एक्स ए इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। एक्स ए इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो हेनरी लॉ प्रेशर, प्रेशर का सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको एक्सप्लेन करता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मास ऑफ एनी गैस, mass of any gas present in any liquid at constant temperature is directly proportional to the pressure of that gas present with the present at equilibrium with the liquid। mass is directly proportional to the, क्या होगा आपके पास, प्रेशर। जैसे ही प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे यहाँ क्या आएगा, कांस्टेंट। ये कांस्टेंट डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ गैस पे करता है। ओके, अब अगर बात करें सॉल्युबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन, तो ये तो आपके पास यूं कह सकते थे कि solubility of any gas is directly proportional to the pressure of that gas present at constant temperature, है ना। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, that mole fraction of that gas is directly proportional to the pressure of that liquid, sorry, pressure of that gas present in liquid। XA is directly proportional to the आपके पास क्या आ जाएगा, PA। जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके पास हेनरीज लॉ पे, सारे के सारे इसी फॉर्मूले पे आते हैं, दैट पी ए इज इक्वल्स टू के एच एक्स। अब इसमें क्या होगा कि आपको प्रेशर गिवन होगा, के एच गिवन होगा, एक्स ए की वैल्यू पूछ लेंगे, मोल फ्रैक्शन गिवन होगा, है ना, के एच की वैल्यू पूछ लेंगे, आपको पी ए गिवन होगा। या फिर क्या होता है आपके पास इसमें मोल फ्रैक्शन से मोल्स कैलकुलेट भी करने पड़ जाते हैं कभी कभी, कि आप क्या बताओ कि कितने मोल्स आपके पास गैस प्रेजेंट। तो न्यूमेरिकल जो आएंगे जितने भी, वो आपके पास इस फॉर्मूले पे आएंगे, दैट PA इज इक्वल्स टू KH x। PA इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास, KH x। तो ये क्या था आपके पास, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, अगर मास की बात करें तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, और हेनरीज लॉ इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन की बात करें तो XA is directly proportional to the PA। What is XA? XA is mole fraction of the gas present in any liquid। किसी भी लिक्विड में जो गैस प्रेजेंट है उसके क्या होंगे, ये मोल फ्रैक्शन। XA is equals to, ओके, क्लियर है मेरे हिसाब से हेनरीज लॉ, कि हेनरीज लॉ में क्या स्टेटमेंट आता है और सॉल्युबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन में क्या आता है। और अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो अपने को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है कि दैट PA इज इक्वल्स टू KH x। हेनरी कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है गैसेस के नेचर पे, यानी कि यूं कह सकते हैं कि हर एक गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होगी, डिफरेंट होगी। हर एक गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हर एक गैस के लिए अपने पास क्या रहेगी, डिफरेंट होगी। वो क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी। ये नहीं है कि सर कांस्टेंट है तो वैल्यू फिक्स होगी, ऐसा कुछ नहीं होता हेनरी कांस्टेंट के केस में। ओके, नेक्स्ट अपने पास टॉपिक आ जाता है
एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन क्या क्या होती है हेनरीज लॉ की? तो जैसे सबसे पहले बात कर रहे थे अपन कि जितनी भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स हैं वेरी हाई प्रेशर पे क्या की जाती है, बंद की जाती है। उसको सील्ड अप करते हैं तो वो वेरी हाई प्रेशर पे करते हैं। उसका रीजन क्या होता है वेरी हाई प्रेशर पे करने का? कि जो आपके पास गैस है उसमें वो इजीली क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो जितनी भी आपके पास कोल्ड ड्रिंक की, शैंपेन की ये बोतल्स होती है, यानी कि कोई भी ऐसी कोई भी ऐसा लिक्विड जिसमें गैस प्रेजेंट हो, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपके पास सॉल्वेंट लिक्विड हो, सॉल्यूट आपके पास गैस हो, उसको सील्ड अप करते हैं तो वेरी हाई प्रेशर पे करते हैं। अब जैसे ही आप क्या कर देते हो, उसको सील ओपन कर देते हो, तो ओपन करने पर क्या होता है कि धीरे धीरे गैस की सॉल्युबिलिटी उसमें क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। ठीक है। सेकंड आपके पास क्या आता है कि जितने भी आपके पास स्कूबा डाइवर्स होते हैं, कौन से स्कूबा डाइवर्स, या यूं कह सकते हैं जो डीप सी डाइविंग करते हैं, वो क्या करते हैं आपके पास, कि आपको पता होगा कि वो एक सिलेंडर का यूज करते हैं, गैसेस सिलेंडर का यूज करते हैं। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डाइल्यूटेड एयर। डाइल्यूटेड एयर मीन्स उसके अंदर मिक्सचर प्रेजेंट होता है किसका, नाइट्रोजन का, प्लस आपके पास किसका, ऑक्सीजन का, प्लस आपके पास किसका, हीलियम। ये मिक्सचर प्रेजेंट होता है। अब क्यों प्रेजेंट होता है, क्यों उस सिलेंडर का यूज करते हैं, देखो रीजन क्या रहता है। स्कूबा डाइवर्स जो भी होते हैं, जो डीप सी डाइविंग करते हैं, तो जैसे जैसे आप डीप जाते जाओगे सीज में, है ना, समुद्र जो होते हैं उसमें अपन डीप जाते जाते हैं, तो प्रेशर क्या होता जाता है, इंक्रीज। मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे आपके पास, धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएंगे। बिकॉज अपन क्या कहते हैं, दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। तो होता क्या है कि आपको ये पता है कि अगर N2 और O2 दोनों के मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, और अगर अपन वहां पे अपन क्या करते हैं कि अपनी बॉडी में N2 भी एंटर करता है और उसके साथ साथ O2 भी एंटर करता है। अब जो ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन तो आपको पता है कि दैट बायोलॉजिकल वर्क में क्या हो जाती है, यूज हो जाती है। बट जो डाई नाइट्रोजन गैस है उसका बायोलॉजिकली कुछ यूज नहीं होता अपनी बॉडी में, बायोलॉजिकली कोई यूज नहीं होता है N2 का अपनी बॉडी में। अब जब वापस अपन ऊपर की ओर आते हैं, यानी कि सरफेस पे आते हैं, और सरफेस पे आके जब अपन ब्रीदिंग करते हैं, तो ब्रीदिंग करने पर वो N2 गैस जो अपनी बॉडी में स्टोर होती है वो वापस बाहर निकलती है, और अचानक से सारी N2 गैस बाहर निकलती है। तो क्या होता है कि नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उस डिजीज को अपन क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। उस डिजीज को अपन क्या कहते हैं, बैंड्स कहते हैं। तो इसके कारण से जितने भी स्कूबा डाइवर्स हैं और जितने भी आपके पास डीप सी डाइवर्स है, वो क्या यूज करते हैं, एक सिलेंडर यूज करते हैं जिसमें आपके पास क्या प्रेजेंट होती है, डाइल्यूटेड एयर। डाइल्यूटेड एयर में क्या होता है, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का और हीलियम का क्या प्रेजेंट होता है, एक फिक्स रेशियो प्रेजेंट होता है। 11.7% आपके पास इसमें हीलियम होती है, 32 पॉइंट समथिंग परसेंट आपके पास उसमें ऑक्सीजन होती है, और रिमेनिंग जो है आपके पास क्या प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। यानी कि करीबन 56% आपके पास क्या प्रेजेंट होगी, नाइट्रोजन। तो उस सिलेंडर में मेन क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन जाता है कि जो आपके पास स्कूबा डाइवर्स जितने भी हैं, वो जो सिलेंडर यूज करते हैं उसमें जो डाइल्यूटेड एयर होती है, उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम का रेशियो क्या रहता है, परसेंटेज क्या रहता है। तो करीबन 56% आपके पास नाइट्रोजन, 32% आपके पास क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन, और 11.7% के पास आपके पास क्या प्रेजेंट होगी, हीलियम। ठीक है ना। क्यों यूज करते हैं उसका रीजन हो गया, बिकॉज जितना आप डीप जाते जाओगे प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होएगा तो मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होंगे। अब जो ऑक्सीजन वहां पे मिल रही है वो तो आपके पास बायोलॉजिकल वर्क में यूज हो जाती है, बट जो नाइट्रोजन है उसका बायोलॉजिकली कुछ यूज नहीं होता। तो जैसे ही आप सरफेस पे आते हो तो ब्रीदिंग करने पर आपकी बॉडी में, आपके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उस डिजीज को अपन क्या कहते हैं, बैंड। तो इसे बचने के लिए, इस डिजीज से बचने के लिए अपन क्या करते हैं, डाइल्यूटेड एयर का यूज करते हैं। तो पहली एप्लीकेशन क्या होगी, फर्स्ट एप्लीकेशन
कि जितने भी आपके पास कोल्ड ड्रिंक है या जितने भी आपके पास जिसमें CO2 जिस लिक्विड में प्रेजेंट होते हैं, जिस सॉल्यूशन में गैसेस प्रेजेंट होती है, उसको अपन हाई प्रेशर पे सील करते हैं। सेकंड अपने पास क्या होगा कि यहाँ पे डाइल्यूटेड एयर का यूज होता है। थर्ड वन क्या होता है देखिए, जितने भी आपके पास हिली एरियाज है, आपको पता है कि जैसे जैसे अपन माउंटेन पे जाते हैं तो माउंटेन पे जाने पर क्या होता है, धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है आपके पास, डिक्रीज। तो जितने भी हिली एरियाज में लोग रहते हैं वहां पे आपके पास उन लोगों में थिंकिंग कैपेसिटी जो है वो कंपेरेटिवली कम होती है। थिंकिंग कैपेसिटी जो है वो कंपेरेटिवली कम होती है, बिकॉज वहां पे आपके पास क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो कम होगा। और अगर आपको पता है कि जो ऑक्सीजन कम होगा, मतलब आपके पास हीमोग्लोबिन जो है उसका सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता, तो वहां के लोगों में थिंकिंग कैपेसिटी जो है कंपेरेटिवली कम प्रेजेंट होती है। और इस डिजीज को अपन एक नाम दे देते हैं, दैट इज एनोक्सिया। उस डिजीज को अपन क्या कहते हैं, एनोक्सिया। तो जैसे जैसे यूं मान लीजिए कि प्रेशर डिक्रीज हुआ, हिली एरिया में गए, माउंटेन पर गए, तो जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज हुआ तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन भी क्या हो गए आपके पास, डिक्रीज हो गए। और मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन अगर आपके पास डिक्रीज हो गए तो उस रीजन से क्या होता है, जो भी लोग माउंटेन में रहते, तो हिली एरिया में रहते हैं, तो उनमें थिंकिंग कैपेसिटी कंपेरेटिवली क्या होती है आपके पास, कम होती है। और इस डिजीज को अपन क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। तो ये अपने पास थी हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन, कि जितनी भी आपके पास इसमें कार्बोनेटेड बेवरेज होती है, जो भी आपके पास होते हैं, उसमें अपन क्या करते हैं, उनको हाई प्रेशर पे सील्ड करते हैं। सेकंड आपके पास क्या हो गया कि जो आपके पास स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डाइल्यूटेड एयर वाला एक सिलेंडर यूज करते हैं। थर्ड आपके पास क्या होगा कि एनोक्सिया डिजीज क्या होती है, कि जो हिली एरियाज में लोग रहते हैं उनमें थिंकिंग कैपेसिटी कम होती है, तो इसी को अपन क्या कहते हैं, एनोक्सिया। ओके, आइए नेक्स्ट चलते हैं आगे। एक देख लेते हैं न्यूमेरिकल जो हेनरीज लॉ पे बेस्ड है। अपने एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है। एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे हेनरीज लॉ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या आ गया अपने पास, जैसे एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट का सॉल्व का फर्स्ट क्वेश्चन, कि आपके पास नाइट्रोजन गैस का दे रखा है प्रेशर, प्रेशर ऑफ N2 गैस, वो दे रखा है 0.986 बार। चरस गांजा मेरे को प्यारा, चरस गांजा मेरे को प्यारा। आपके पास नाइट्रोजन गैस का प्रेशर गिवन है, दैट इज 0.986 बार, और आपके पास इसके लिए गिवन है KH की वैल्यू, यानी कि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू 76.48 किलो बार। 76.48 किलो बार। आपको बताने क्या है, मिलीमोल्स, मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस present in water at 298 Kelvin temperature, 298 Kelvin temperature। क्वेश्चन क्या है, प्रॉपर अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज देखे तो अपने पास क्या है, इफ N2 गैस बबल्ड in water at 298 Kelvin temperature, then calculate more millimoles of N2 gas if pressure of N2 gas is 0.986 bar and Henry constant is equals to 76.48 किलो बार। आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, यानी कि नाइट्रोजन के जो मोल्स हैं, N2 के जो मोल्स है वो कैलकुलेट करने हैं अपने, N2 के मोल्स कैलकुलेट करने हैं अपने को। बट अपने पास फॉर्मूला क्या आता है हेनरी कांस्टेंट के लेकर के, कि प्रेशर को लेकर के आपके पास फॉर्मूला आता है कि दैट PA इज इक्वल्स टू KHXA, PA इज इक्वल्स टू KHXA। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में पहले क्या करेंगे अपन, XA की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, दैट XA इज इक्वल्स टू PA अपॉन क्या आ जाएगा अपने पास, KH।
PA अपॉन क्या आ गया आपके पास KH। PA की वैल्यू कितनी है, PA की वैल्यू 0.986 अपॉन KH की वैल्यू कितनी है 76.48। तो देखो भाई यहाँ पे आपके पास ये प्रेशर किसमें गिवन है, बार में। यहाँ हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, किलो बार में। तो इसको अपन क्या करेंगे 76.48 इंटू 10 टू दी पावर अपन क्या कर देंगे 3 बार। यूनिट सेम होनी चाहिए, आपको भी पता है कि XA की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 0.986 अपॉन 76.48 इंटू 10 टू दी पावर क्या आ गया 3। अब देखिएगा आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, क्या क्वेश्चन यू आ जाए देख, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस बता दो। एक ही बात है, मिलीमोल बताना हो तो 10 टू द पावर -3 में लेके जाना पड़ेगा मोल्स को। या तो मोल्स बता दो या आपके पास मिलीमोल्स बता दो। तो कैसे करेंगे आगे कि आपके पास XA की वैल्यू आ गई, वो क्या आ गई 0.986 अपॉन क्या आ गया आपके पास 76.48 इंटू 10 टू द पावर 3। ये तो आपके पास आ गया XA। अब XA का फॉर्मूला क्या होता है कि सर XA का यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का XN2 ले लेते हैं यहाँ पे, बिकॉज नाइट्रोजन गैस, वो क्या होगा आपके पास कि दैट मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मोल्स। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मोल्स। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन क्या आ गया आपके पास स्मॉल एन, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन स्मॉल एन, और कैपिटल एन क्या आ गया आपके पास सॉल्वेंट का आपके पास क्या आ गया मोल्स आ गए। तो आपके पास जो N अपॉन N प्लस एन। वॉल्यूम अगर गिवन नहीं है कि वॉल्यूम अगर गिवन नहीं है तो हमेशा अपने को वॉल्यूम कितना लेना है, दैट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वो अपने पास कितना आएगा 1 लीटर। 1 लीटर मतलब आपके पास क्या आ गया 1000 ml। इसी को अपन सॉल्वेंट का कंसीडर करते हैं। तो मैंने कहा था आपको कि 1 लीटर वाटर आ जाता है अगर, तो उसके लिए मोल्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 55.5। तो क्या आएगा 0.986 अपॉन 76.48 इंटू 10 टू द पावर 3 n अपॉन n प्लस 55.5, n प्लस 55.5। इससे आपको क्या करना है नाइट्रोजन के मोल्स कैलकुलेट करना, क्या करना है नाइट्रोजन के मोल्स कैलकुलेट करना है, और उस मोल्स को आप मिलीमोल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इतनी तो मैथ आप कर सकते हो ना। गिवन क्या था, प्रेशर ऑफ गैस गिवन था, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू गिवन थी आपको। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो क्या है, मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस प्रेजेंट इन वाटर एट 298 केल्विन टेम्परेचर। टेम्परेचर का यहाँ कोई रोल नहीं है ना। मिलीमोल्स है, हो सकता है आपको मोल्स भी गिवन हो, तो फॉर्मूले में पहले क्या करेंगे, अपने को जो फॉर्मूला है पता है वो अपन अप्लाई करेंगे। PA इज इक्वल टू KHX, PA इज इक्वल टू KHX। ओके, उससे क्या करेंगे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे, तो अपने पास ये मोल फ्रैक्शन आ गया। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला अपने को पता है क्या होगा, दैट मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल। तो मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट अपने को कैलकुलेट करने, टोटल मोल्स भी अपने को पता नहीं है, तो n अपॉन n प्लस कैपिटल N आ गया। कैपिटल N की वैल्यू कितनी है 55.5 है ना। कैपिटल N की वैल्यू कितनी है 55.5। तो n अपॉन n प्लस 55.5 अपने पास n की वैल्यू है। इसको जो है अगर आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते तो उसको आप नेग्लिजिबल भी ले सकते हो। जो नीचे आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है, जो N2 के मोल्स हैं तो ऐड करें भाई, इतने कम होंगे, इतने कम होंगे आपके पास कि यहाँ पे ये n की वैल्यू अगर इसमें ऐड करेंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 10 टू द पावर में आएगा माइनस में ना, तो आपके पास इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके कारण से आप इसको नेग्लिजिबल ले सकते हो। मीन्स अपन यूं कर सकते हैं 55.5, या यूं कह सकते हो आप दैट कैपिटल N इज ग्रेटर देन स्मॉल n। तो अपने पास क्या आ जाएगा 0.9। ए रूपाली पकड़ मेरी डाली, पकड़ पकड़ पकड़। तो क्वेश्चन है कि सर इसको 55.5 कैसे ले लिया। देखो एक्शन में आपके पास यहाँ पे जो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो आपके पास कितना है 1 लीटर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इतने कम होते हैं कि आप क्या कह सकते हो दैट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 लीटर। ये इक्वल होता है आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या है आपके पास वाटर, तो वाटर का वॉल्यूम भी कितना रह जाएगा आपके पास 1 लीटर।
1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml होते हैं। ये 1000 ml आ गए, यानी कि वाटर का जो वॉल्यूम है वो आपके पास 1000 ml आ गया। परसों तो है, 2-3 दिन पहले करवाया था मैंने आपको ये। अब आपके पास, मैंने कहा वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, कि आपने कहा 1 ग्राम पर ml होती है वाटर की डेंसिटी। तो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम ml है, आपके पास वॉल्यूम वो है, तो मास कितना आएगा वाटर का? वाटर का मास आएगा 1000 ग्राम। और मोल्स कैलकुलेट करने हो तो मोल्स इक्वल टू क्या आएगा? 1000/18, यानी कि 55.5। क्लियर है कुणाल? तो आपके पास कैपिटल एन कितना आ जाएगा? 55.5। यहाँ पे इंटू 10⁻³ करना ना भूलें, तो आपके पास n/55.5 स्मॉल एन की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आपके पास मोल्स आएंगे, उसके बाद उसको मिली मोल्स में कन्वर्ट कर लेना, यानी कि 10⁻³ में कन्वर्ट कर लेना, अपने पास आंसर आएगा। न्यूमेरिकल सारे के सारे इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे जो हेनरी कांस्टेंट पे है।